रात को मेरे पास फोन आ रहे थे, भाई बचा ले। हॉस्टल से नीचे उतरे, सामने से दो लड़कियां जा रही है। अब रशिया में क्या चीज कॉमन है भाई, आपसे चलती फिरती लड़की ना सिगरेट मांग लेगी। वो नौसिखिए थे, उन्होंने उसको सिगरेट दे दी। लड़कियां बात करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा हम पार्टी करने जा रहे हैं। लड़कियां कह रही हम भी पार्टी करने जा रहे हैं। तो वो कहते ठीक है हम तुम्हारे वाले क्लब में चलते हैं। भाई वो ऐसे क्लब में लेके गए उनको, अंडरग्राउंड था क्लब। वो जाते ड्रिंक्स ऑर्डर करी, खाना ऑर्डर किया। कितने का ही होगा भाई, कितने का हो सकता है। बिल आया भाई 3 घंटे बाद उनका 50,000 रूबल का। तो वो कह रहे भाई हम तो पे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तीनों लड़कियां गायब। वहां बाउंसर आ गए, बंदे को अंदर ले गए कमरे में और सीधा पता है क्या बोलते, मारेंगे पैसे दे वरना। रशिया के अंदर, मार्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई -65 डिग्री बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर है। वहाँ पे -71 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है मून के अंदर बोल। तो इतना ठंडा है वो इलाका। और अगर आपने प्रॉपर गियर नहीं पहने तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भाई आपकी ग्लव्स से उंगली निकल गई थोड़ी देर बाद आपके ना ये मतलब ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और इतना जबरदस्त दर्द होगा, जल्दी मुझे आग में मेरा हाथ डाल दो ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपने नहीं किया तो आपका नीला पड़ेगा। थोड़ी देर बाद फिर उसका एक ही इलाज है, हाथ काटना पड़ेगा भाई सीधा उसका। मैं रशिया 4-5 बार जा चुका, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था नाइट लाइफ वगैरह में। पर वो बंदे पहली बार गए थे, तो वो गए थे। तो मैं कह रहा भाई मैं तो सो रहा हूँ और तुम चले जाओ, तुमको जहाँ जाना है। रात को मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, फिर भाई बचा ले। तो उनके साथ क्या हुआ, हॉस्टल से नीचे उतरे भाई, सामने से दो लड़कियां जा रही है। अब रशिया में क्या चीज़ कॉमन है भाई, आपसे चलती फिरती लड़की ना सिगरेट मांग लेगी। अच्छा, सिगरेट मांग लेगी लड़की और आप कहोगे अरे वाह, बात करना चाहती है। रशियन लड़की बात कर रही है, सिगरेट मांग रही है, या फिर लाइटर मांग लेगी। उसके पास सिगरेट होगी तो लाइटर मांग लेगी। वो बहुत कॉमन है, एयरपोर्ट पे भी मांग लेगी, मेरे साथ भी हो रखा है। तो वो नौसिखिए थे, उन्होंने उसको सिगरेट दे दी। वो सिगरेट पीते थे, सिगरेट दे दी। लड़कियां बात करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको तो फंसाना था। तो उन्होंने कहा हम पार्टी करने जा रहे हैं। लड़कियां कह रही हम भी पार्टी करने जा रहे हैं। अब उन्होंने गलती क्या कर दी, वो कहते चलो ठीक है, वो फिसल गए। तो वो कहते ठीक है हम तुम्हारे वाले क्लब में चलते हैं, लड़कियों वाले में। भाई वो ऐसे क्लब में लेके गए उनको, अंडरग्राउंड था क्लब। वो क्लब था वो, ठीक है। पर उस क्लब में 1 या 2 टेबल पे लोग बैठे हुए थे। जाते ड्रिंक्स ऑर्डर करी, खाना ऑर्डर किया। कितने का ही होगा भाई, कितने का हो सकता है। बिल आया भाई 3 घंटे बाद उनका 50,000 रूबल का, मतलब लगभग 55,000 रुपये। और ये सच्ची कहानी है भाई, मेरे साथ जो बंदे गए थे उन्हीं का। तो वो कह रहे भाई हम तो पे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तीनों लड़कियां गायब वहाँ से। बाउंसर आ गए, बंदे को अंदर ले गए कमरे में और सीधा पता है क्या बोलते, मारेंगे पैसे दे वरना। और भाई बाउंसर बड़े बड़े, एक मुक्का मार दे बंदा मर जाए। रशिया के लोग होते ही बड़े बड़े हैं। वो बंदा डर गया, उसने 10,000 रूबल पेमेंट करी। कहते 50,000 - 10,000, अब आपके बचे 40,000 अब ये दे। वो मान ही नहीं रहे ना, वो सोच रहा कि 10,000 देंगे तो मान जाएगा। तो भाई मेरे पास फ़ोन आ रहा है, नवांकुर भाई ऐसे ऐसा हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई चल एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम्हारी पुलिस मदद कर सकती है। पुलिस का भाई इंग्लिश में कर रहे हैं बात। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं। तो वो कहते हैं ओके गिव अस एड्रेस। मैंने एड्रेस दिया, पुलिस नहीं पहुंची। मैं रोड पे चला गया भाई, पुलिस की गाड़ी ढूंढ ली मैंने। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को मैंने ट्रांसलेट करके समझा दिया, मेरे दोस्त मुसीबत में है, वहाँ पे मारने की धमकी दे रहे हैं, प्लीज़ हेल्प कर दो। पुलिस बिना कुछ करे वहाँ से चली गई मेरे सामने। पुलिस भी मिली हुई है, इग्नोर, करप्ट है, मिली हुई है। फिर उन्होंने क्या करा भाई, आखिरी में रो धो के कुछ 25,000 रूबल दे के आए उन लोगों को। और आखिरी में रो दिया उन्होंने कि हमारे पास कुछ नहीं है। भाई बंदा अंदर ले जाके वो बता रहा है कि भाई साइड में कमरे में ले गया, 2 दोस्त थे, कहता मैं अकेला रह गया। और उसको साले को अंदर ले गया और वो आके बता रहा है कि मेरे को कह रहा है साले पैसे दे वरना मारूंगा। अच्छा, उस क्लब में जो बाकी 2 टेबल पे लोग थे वो लोग जा चुके थे तब। अच्छा, वो उनको पता था, लड़कियां इशारा कर देती हैं घुसते ही कि ये मुर्गे आ चुके हैं, इनको लूट लो। सेटअप के लिए है। जो आपको मेन्यू शुरू में दिखाया जाएगा और जो मेन्यू बाद में दिखाया जाएगा बिल्कुल अलग रेट होंगे। 4,000 की चीज आपको बेच दी 50,000 रुपए में उन्होंने, वो मेन्यू ही अलग हो गया। अगले दिन हम एम्बेसी भी गए थे, मैंने कहा चलो इंडियन एम्बेसी चलते हैं। एम्बेसी वालों ने देखो करा तो तमीज से बात, पर वो कह रहे हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो हो चुका सो हो चुका। तो मैंने कहा सालो 50,000 का तुमने क्या खा लिया। तो कह रहे हम तो ऑर्डर करे जा रहे हैं, जो भी लड़कियां वाइन मंगा रही है, हमने सोचा कितने का ही होगा, 10-12,000 15,000 तक का बिल आएगा। वो ऐसे लूटते हैं। तो उन्होंने पीटा भी था या फिर सिर्फ बोला? नहीं पीटा, रशिया वालों ने हाथ नहीं लगाया। रशिया वालों ने ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त थे तो तुमको बताएंगे नहीं, कहीं बेइज्जती ना करो तुम उनकी 4 जगह फिर जाके। नहीं सूजे हम तो पिट के आ गए भाई। सूजे वो मुंह दिखते ना उनके, मारते तो। हाँ, हो सकता है ऐसी जगह सुझाइयो जो दिखती ना हो। ये हो सकता है, पीछे से डंडा जा रहा है अंदर। तभी निकले 10,000। कह रहे अलग बिठाया लेकिन डंडे पे। भाई पहले 10 दिए, फिर 25 दिए, हो गए 35, 15,000 की मार खा के आए। पूरे चांसेस है भाई। भाई रशिया के तो लोग इतने हट्टे कट्टे लंबे होते हैं ना, वहां लड़की पीट देगी यार तुमको। 5-10 की लड़की
क्या होती है यार, पीट देगी वो तुमको आराम से ऐसे कैसे पीट देगी भाई। अरे वो घुसन ढूंढ रहा वहाँ के लड़के तो हम मुकाबला ही नहीं कर सकते। वहाँ की लड़कियां वहाँ के लोगों की बिल्ट बहुत तगड़ी होती है, हाँ, तभी रशिया की। यूएफसी वाले फाइटर्स मोस्टली रशिया वशिया के होते हैं, ये बढ़िया एथलीट होते हैं ये। रशिया की एक और कहानी है, थोड़ी अलग है इससे तो, लड़कीबाजी से तो वो है भाई, रशिया में दुनिया का सबसे ठंडा गांव जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जाता है भाई -71 डिग्री का रिकॉर्ड है। क्या बात कर रहे हो? और हर साल टेम्परेचर -65 तक जाता है भाई। और वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ लोग पूरे 12 महीने रहते हैं, काफी बड़ी पॉपुलेशन है भाई ऐसे कैसे सरवाइव? आप गए हो ना वहाँ? मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं खुद उस गांव में गया हूँ। कुछ एक्सपीरियंस बताओ। भाई उस गांव में 5 दिन लगे थे, ठीक है। मेन सिटी से। भाई पहले तो ट्रेन लेके यकुत्स्क एक टाउन है, वहाँ तक आपको पहुँचना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी टाउन है। इतनी चौड़ी नदी है भाई, 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी नदी है। वो सर्दियों में पूरी फ्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, ये तो कॉमन है, खैर काफ़ी देशों में होता है ये सब। फिर वहाँ से एक रोड शुरू होती है जिसका नाम है रोड ऑफ बोन्स। ये है 2000 किलोमीटर लंबी रोड ऑफ बोन्स, और उसके बिल्कुल सेंटर में वो गाँव पड़ता है 1000 किलोमीटर बाद। उस रोड का नाम ये रोड ऑफ बोन्स इसलिए रख रखा है भाई, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, -40 -50, हर गाँव में वहाँ पे इतना टेम्परेचर रहता है, -40 -50 -55 ऐसे रहता है। तो वहाँ पे जब लोगों ने जिन लोगों से रोड बनवाई ना, रशिया के डिक्टेटर होते थे उस टाइम पे, वो प्रिजनर्स थे। प्रिजनर्स को लाते थे, रोड बनवाते थे, और जो प्रिजनर मर जाता था, इतनी दूर रोड पे कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको, उसी रोड में दफन कर देते थे उस बंदे को। तो आज भी उस रोड में से हड्डियाँ निकलती हैं लोगों की, तो उसको कहते हैं रोड ऑफ बोन्स। पता नहीं, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है कितने हजार लोग मरे थे वहाँ पे, और सारे उसी रोड पे दफन है। तो उस गाँव में मैं गया था, तब हो रहा होगा -40 45, -71 तो मतलब रिकॉर्ड है, और नॉर्मली -60 हर साल जाता है। तो वहाँ पे आप जाओगे ना, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि आप इस दिन पे आए हो और इस दिन इतना टेम्परेचर था। तो मेरे सर्टिफिकेट है -40 डिग्री। तो वहाँ पूरे साल इतना ही वो नहीं, रहता नहीं, है या कोई गर्मी भी होती है। अच्छा, गर्मी भी होती है, +35 तक जाता है। अच्छा। तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे स्कूल भी ऐसे होते हैं ऑपरेट, जैसे दिल्ली में क्या होता है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो स्कूल बंद कर देते हैं कि भाई ठंड ज़्यादा होती है। वहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तक स्कूल बंद नहीं होते हैं। अच्छा। उसके ऊपर जाएगा -51 -52, तो स्कूल उस दिन से बंद हो जाएंगे कि एक्सट्रीम वेदर हो रहा है। अब सोचो माइनस। और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा लगा आपको? क्या दिनचर्या रहती है? मतलब जैसे यहाँ पे आमतौर पे कैफे वैफे या रेस्टोरेंट या लोग घूमने निकल पड़ते हैं, वहाँ तो अंदर ही रहते होंगे पूरा टाइम, या क्या सीन था? उस शहर में तो कैफ़े है, जो मेन या कुछ शहर है उसमें तो कैफ़े है, पर जो उसमें तो भाई सबवे वगैरह, मैकडोनल्ड्स वगैरह वो सब है, क्योंकि बड़ा शहर है। पर जो गांव था उसमें कोई कैफ़े वैफे नहीं, मेरे को तो नहीं दिखा पर्सनली। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अभी सुन के आप हैरान हो जाओगे, वहाँ पे लोग घोड़ा खाते हैं। मैंने भी खाया घोड़ा खाते हैं, हॉर्स। तो घोड़ा खाते हैं, वो क्या करते हैं भाई, घोड़ा मार के अपने घर का जो बाहर का कमरा है ना, सबसे बाहर का कमरा, उस घोड़े को मरावा रखते हैं वहाँ पे। और पूरे विंटर्स उस घोड़े में से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहते हैं। कच्चा उसे वो तो करते होंगे ना? नहीं, कई बार कच्चा भी खा लेंगे बिल्कुल, और कई बार थोड़ा सा पका के बिल्कुल थोड़ा सा पका के खाएंगे, ठीक है। और वो जो कमरा है ना, वो आप कहोगे भाई प्रिजर्व कैसे रहता है, वो -50 डिग्री होता है, उनको फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। वो घोड़ा ऐसे ही पड़ा था उसके घर पे, मैंने वीडियो में भी दिखा रखा है, घोड़ा पड़ा है, मतलब थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल वैसे करके जो काट कूट के रख लेते हैं ना, ऐसे बोरी कट्टा भरा है, उसके अंदर घोड़े का मांस है, और मांस निकालो ना बिल्कुल ईंट है वो मांस एक तरह से, क्योंकि -50 में पड़ा है वो, तो उनको फ्रिज की जरूरत नहीं है। पर घर उनका अंदर से बिल्कुल गर्म रहता है। अच्छा। घर में चाहे नंगे घूमो, आपको ठंडे नहीं लगेगी। सेंट्रलाइज्ड हीटर रहता है? हाँ, पानी वाला हीटर होता है, इंडिया की तरह नहीं है ये वाला एसी वाला हीटर, काम नहीं करेगा वहाँ पे। वहाँ पानी वाला हीटर होता है, वहाँ पे सरकार गर्म पानी सप्लाई करती है, पाइपों में से गर्म पानी जाता है आपके घर में। एक हीटर दीवार के कोने पे लगा होता है जिसमें गर्म पानी सर्कुलेट होता है, जिससे आपका घर पूरा गर्म होता है। और जो उनका वो होता है ड्रेनेज सिस्टम, वो भी बढ़िया होता है, क्योंकि पानी तो जम जाएगा अगर जो बाहर जा रहा है पानी घर से निकल रहा है। भाई ड्रेनेज सिस्टम पे क्या करते हैं वो लोग, ड्रेनेज सिस्टम पे ना 8 से 10 ऊन के लेयर्स लपेटे होते हैं। मेन शहर में मैंने देखा अपनी आंखों से, 8 से 10 ऊन के लेयर्स लिपटी हुई हैं, जिससे कि अंदर का पानी जमे ना। और घर जो होते हैं ना भाई, एटलीस्ट जो ज़मीन है उससे 2 से 3 फुट ऊपर बनते हैं, कि भाई जो सर्दी है ना ज़मीन में से ना आए। जैसे कहते हैं ना, ज़मीन पे लेट जाओगे तो सर्दियों में आपको ठंड लग जाएगी, तो वो घर भी अपने ऐसे 2-3 फुट ऊपर बनाते हैं ज़मीन से। और वहाँ जो लोग हैं वो फ्रेंडली हैं, जो गांव हाँ के लोग भाई, हैं? इंडिया की इतनी इज्जत है ना रशिया में, बहुत ज़्यादा। अभी तो मॉस्को वगैरह में थोड़ी कम हो गई, क्योंकि इतने इंडियन जाने लग गए हैं। पर अभी अगर आप गांव साइड जाओगे और कहोगे इंडिया, तो वो कहेंगे मिथुन चक्रवर्ती आ गया। पूरे गांव में रोला हो जाएगा कि मिथुन चक्रवर्ती घूम रहा है यहाँ पे, उरती। क्योंकि वो
उसके जिमी जिमी गाने पे नाचते हैं सारे रशियंस। अच्छा जिमी जिमी चला दो, हर रशियन को गाना पता ही है। ये तो पता ही नहीं था मैं। मिथुन दा वहाँ भी मिथुन वहाँ famous- पे पूरा फेमस है, अमिताभ वहाँ पे फेमस है, मिथुन के सारे गाने फेमस, सबसे फेमस जिमी जिमी है। ये रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी रशिया से टूटे हैं ना सारे देश, ये सब में जिमी जिमी आप चला दो, कहीं भी जिमी जिमी चला दो और बंदा ना रिस्पॉन्ड करे, गाने लग जाएगा वो बंदा। वाह। हाँ, उसको सारे गाने यार आते ये हैं। तो बहुत तगड़ी बात बताई है आपने, ये तो वहाँ पता पे ही एक मछली का बाजार भी लगता है, सिर्फ सर्दियों में लगता है। उसमें क्या होता है, मछली ऐसे पड़ी होती है फ्रीज हुई हुई, और मछली का ऐसे सिर पे मारो सिर फट जाए बंदे का, इतनी फ्रीज हो रखी होती है वहाँ पे मछली। तो वहाँ फिश फाइट भी होती है कहीं? ना फिश फाइट तो नहीं होती। भाई आप रेपुटेशन के चक्कर में ही रशिया में भी अरेस्ट हो गए थे, वो क्या स्टोरी है जरा यार बताओ। रशिया में मैं 2018 की बात है ये, जब मैंने शुरू किया था, तब मैंने जॉब छोड़ी थी अपनी पहली। तो वही होता है सब लड़कों को कि मिस्टिकल देश क्या है, पुतिन, वोडका, भालू, रशिया जाना है, तो चले गए रशिया। तो रशिया मैं कोई स्मॉल टाउन था, पहले तो मैं मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग घूम लिया मैंने कहा यार ये तो बड़े बड़े शहर हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, मुझे आई वांट टू गो टू अ स्मॉल टाउन। तो मैंने ट्रेन पकड़ी और मैं चला कोई स्मॉल टाउन जाके उतरा। जैसे ही मैं, सामने 2 बंदे खड़े हैं पुलिस की यूनिफॉर्म में, उन्होंने ऐसे बुलाया, मैं गया, बोले पासपोर्ट, मैंने दिखाया, बोले पुलिस स्टेशन। मैंने कहा भाई क्यों? तो इंग्लिश तो जीरो, कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा वो। मैंने फिर गूगल ट्रांसलेट पे कि क्यों जाना है, बोला पुलिस स्टेशन। तो ले गए मेरे को पुलिस स्टेशन, वो गाड़ी में बिठा के, गाड़ी में पहले मैं, तो आपको ऐसे हथकड़ी वथकड़ी भी लगा? नहीं ऐसे पीछे बिठाया मुझे और आगे दोनों बैठे और गाने बज रहे हैं उनके, मेटल, हार्ड मेटल बज रहा है गाने गाड़ी में। मैं कहा भाई ये पता नहीं रशियन माफिया ना हो कहीं पुलिस की जगह पे, है ना, कोई और ही मुझे ले जाए। तो लेके गए और जहाँ वहाँ बैठे थे तो बोले वेट करो इधर कमरे में। तो मैं वेट कर रहा, फिर मुझे वो साइड में मग शॉट नहीं होते वो पकड़ के ऐसे फ्रंट फोटो साइड फोटो वो सब खींची मेरी। तो मैंने कहा बताओ तो क्या हो, कह रहे वेट करो। तो फिर ना 4 बंदे पुलिस वाले और मैं अकेला। तब तक आपको चेयर टेबल पे था, लॉकअप में डाल नहीं दिया? लॉकअप नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे अपना होता ना इंप्रेशन पुलिस वालों को कि पीटते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दे डिडंट मिसबिहेव विद मी, बट हाँ उन्होंने मेरे को लेके गए और जब बिठाया तो 5 पुलिस वाले और मैं बैठा, गूगल ट्रांसलेट पे बात चल रही है अपनी, इंटरोगेशन हो रही है, क्यों आया है? मैं कहा घूमने आया हूँ। कह रहे मॉस्को जा, यहाँ पे क्यों आया है? मैंने कहा वांटेड टू सी द विलेज लाइफ। तो कह रहे नहीं, वो मान नहीं रहे। मेरे पास ड्रोन व्रोन भी था, बोले ये क्या है कैमरा? मैं कहा भाई मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो दिखा दिया मैंने। तो बोले अच्छा, फिर काफ़ी बात, ठीक है कहाँ रुका है तू? मैं कहा इस हॉस्टल में रुका हूँ। उन्हें फ़ोन किया तो हॉस्टल में मेरे को छोड़ने गए हॉस्टल तक, चेक करने की यहाँ रुका है कि नहीं रुका। बोले ठीक है कल फिर आएंगे चेक करने, यहीं रहना, जाना मत कहीं। मेरी कल बोट थी, मैं चला गया कहीं बोट लेके। मैंने बता दिया हॉस्टल वाले को कि पुलिस आएगी, उसको बोलना मैं इस आइलैंड पे गया हूँ और मैं इस तारीख को वापस आऊँगा, ताकि उनको शक ना हो कि कोई ये गलत बंदा है। भाई मैं बोट से वापस आया हूँ, वहाँ पुलिस वेट कर रही है मेरा पहले ही खड़ी होके। बड़े तैनात हैं। यू आर द सेम इंडियन गाय? हाँ इंडियन, चलो बात। फिर आगे कहाँ जा रहा है, आगे लिख रहा है वो, नोट कर रहा है। मैं कहा भाई ट्रेन है मुरमांस्क की। ट्रेन स्टेशन पे मैं साथ गया, तो वहाँ पे ना ट्रेनों में हर एक बोगी में एक वो होता है टीटी टाइप, उसको बोल के आया इसको उतरने मत देना वहाँ पे जब तक पुलिस नहीं आएगी। अच्छा। फिर जब मैं पहुँचा वहाँ पे, वहाँ पुलिस आई, फिर मुझे उतरने दिया। फिर मेरे से फिर वही सवाल जवाब, वो इंग्लिश बोल रहा था। तो बोला उसका ना वहाँ क्या है, मुरमांस्क के ना बाजू में फिनलैंड है, तो बॉर्डर लगता है। तो उनके दिमाग में था कि ये डोंकी मारेगा। ये बहुत इंडियंस ने करा है, रशिया जाके वहाँ शादी वादी कर ली, वहाँ रहे 1-2 साल, फिर निकल लिए यूरोप। तो रेपुटेशन हाँ खराब, तो इसलिए लड़के हमारे पीछे नहीं आती। और एक भाग जाएगा। हाँ। और कौन कौन सी कंट्री आपको बढ़िया लगती है भाई अपार्ट फ्रॉम इंडिया? भाई ये सबसे बढ़िया तो इंडिया ही लगता है। हाँ तभी मैंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया कौन सी? अपार्ट फ्रॉम इंडिया लाइक हर कंट्री आप कैसे पूछ रहे हैं, टेक में पूछ रहे हो? जो आपको कितनी बार भी ले जाओ कम ही है। रशिया भाई, रशिया? हाँ रशिया में मैं कभी बोर नहीं होता, 3 बार गया हूँ। आप किसी भी ट्रैवलर से पूछ लेना, उसकी वाइब ही डिफरेंट है यार। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो आप? रशिया में क्या और क्या बढ़िया एक तो लगता है यार आपको? रशिया के लोग बड़े वेलकमिंग है, एक वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं ना, वो एक वो फील आता है। पर भाई अब तो रशिया डिपोर्ट कर रहा है बहुत लोगों को हमारे। हाँ करता है यार, पर वो थोड़े, ये तो पहले भी करता था, 5 साल पहले भी करता था। अच्छा। हाँ बट अब अगर कोई रशिया जा रहा है तो वो क्या क्या ध्यान में रख के लेकर जाए? एक तो कैश होना चाहिए यार, कहीं भी ट्रैवल करना है कैश तो चाहिए भाई, ये तो प्रो टिप है। और एक आपको ऑन बोर्ड फ्लाइट चाहिए, आप जिस कंट्री में जाने उससे बाहर निकलने की। मेनली इंडिया में तो बताओ कि मैं इंडिया ही आ रहा हूँ वापस, चाहे आप 10 कंट्री घूमने जा रहे हो, कि वरना वो आपको पूछेंगे आगे कहाँ जाए।
जाएगा, 100 क्वेश्चन और पूछेंगे। अगर उनको बोलोगे मैं रशिया से वापस इंडिया बस दैट्स इट। उनको बताएंगे मैं आगे सर्बिया जा रहा हूँ, वो सर्बिया की फ्लाइट दिखा, ये दिखा वो। मतलब इंडिया में इतना इमिग्रेशन वाले नहीं क्वेश्चनिंग करते जितने बोर्डिंग वाले करते हैं। और घूमने के लिए कौन सी बढ़िया बढ़िया जगह है वहाँ पे जो नॉर्मल लोग नहीं रशिया जाते? में रशिया भाई में मॉस्को वेस्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग पर वेस्ट वहाँ है। करने को क्या क्या है भाई? इंसान मॉस्को की क्या-क्या- नाइट लाइफ अच्छी है यार। हाँ नाइट लाइफ अच्छी है। आप गए हो किसी क्लब में? हाँ मैं क्लब में लाइक मेरी लाइफ का फर्स्ट क्लब भी रशियन था। अच्छा, कोई बताओ एक्सपीरियंस बढ़िया क्या, मस्त था यार। कैसे रहते एक्चुअली हैं वो मैं क्लब दैट में? टाइम मैंने काउच सर्फिंग की थी, तो वो मेरा होस्ट था, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका बर्थडे था, तो मेरे को भी था थोड़ा क्लबिंग का दैट टाइम पे भी एक्सपीरियंस करूं, कभी गया नहीं था इंडिया में, तो मैं चला गया उसके साथ। तो भाई वो बहुत ही बड़ा क्लब था, मैंने तो देखा ही नहीं था इतना बड़ा। तो वहाँ पे चिल किया मस्त, मैं उसकी वो गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा हूँ चिल है वो वहाँ पे बैठा है ना। काफी अच्छा, वो अच्छे दोस्त, मतलब ट्रैवलिंग में मस्त दोस्त बने। तुम बढ़िया हो भाई, उनके यहाँ रुक भी रहे हो, उनकी जो गर्लफ्रेंड भी नचा रहे हो। बट भाई उधर जैसे रशियन माफिया का बहुत सुनते हैं हम, तो डर लगता है ऐसे कि भाई किसी से पंगा वंगा ना हो जाए, क्योंकि वहाँ के लोग भी थोड़े वैसे रहते हैं ना, अग्रेसिव। हाँ यार रशियन लोग बड़े अग्रेसिव रहते हैं। रशिया में मैं क्या एक गांव में चला गया, तो गांव में क्या था, मैं सेंट पीटर्सबर्ग से आ रहा था, तो रास्ते में ऐसे हिचैकिंग कर रहा था, तो वहाँ पे जैसे हमारे इंडियंस मोस्टली माइग्रेट होते हैं कनाडा यूएसए, तो ये सेंट्रल एशिया वाले होते हैं, ये होते हैं रशिया, क्योंकि वो सोवियत यूनियन के अंडर थे ना पूरी कंट्रीज, तो उनको रशियन आती है। तो मेरे को वो बंदा मुस्लिम था, वो लाइक नमाज पढ़ने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था, वो उसका फार्म था, बकरियाँ भैंसें रखी थी उसने, मतलब वो ले गया, बोला यहाँ पे रुक, तो मैंने बोला मैंने तो गांव देखना है, तो रात को रुके, नेक्स्ट डे हमें गांव में ले गया। भाई गांव वाले, वो एक तो रशियन की हाइट इतनी बड़ी होती है, लंबे लंबे होते हैं, पूरे हट्टे कट्टे होते हैं, तो भाई दैट टाइम मेरे पास था GoPro से मैं ब्लॉगिंग कर, वो ऐसे छीन रहा है, एक वो थोड़ी वोडका ज्यादा पीते हैं यार सुबह ही पी लेते हैं। अच्छा। सुबह ही पीने लग जाते हैं रशियन वोडका, मतलब मैंने सुना था पहले, पर मैंने एक्सपीरियंस किया है। और बहुत स्ट्रांग होती होगी इनकी हाँ क्योंकि रशियन में पानी को बोधा बोलते हैं ना, तो वो पानी जैसे ही वोडका पीते हैं, वोडका शब्द ही बोधा से बना है। तो फिर क्या हुआ? तो फिर भाई मैं वहां से निकल गया यार, वो टेररिस्ट ऐसे समझ के भी आतंकवादी हैं ऐसे वैसे। अच्छा। हाँ एक वो ना दूसरे जो वो सेंट्रल एशिया से जो माइग्रेट होके जाते हैं ना, उनको लाइक नहीं करते, जो ये कजाकिस्तान से भी हमारा ये काम खा रहे हैं, ये वो लाइक नहीं करते उनको, ये भी एक प्रॉब्लम है। इंडियंस को पसंद करते हैं? हाँ इंडियंस को करते हैं यार, क्योंकि यार सोवियत एक तो अच्छी रिलेशनशिप है, वो इंडियंस गाने चलते हैं यार वहाँ पे, जिम्मी जिम्मी आजा, किसी रशियन को बोल देना जिम्मी जिम्मी आजा आजा, वो समझ जाएगा आप इंडिया से, वो नाचने लग जाएगा आपके साथ। ये तो सुना है हमने कि वहाँ पे जिम्मी जिम्मी बहुत फेमस है। हाँ मेरे को पहले नहीं पता था, मैंने तो ये गाना ही रशिया जाने के बाद सुना है ये सही है। सच बोल के मिठुन चक्रवर्ती बोले, मिठुन चक्रवर्ती रशियन मेरे दोस्त हैं, वो तो मेरे घर पे भी आया था, मेरा उसको मैंने पूरा पंजाबी नाम दे दिया था, बोला जब मैं जो ट्रैवलर्स मिलते हैं ना जैसे गोरे, में उनको देसी नाम दे देता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो उनके एक तो नाम इतने यार प्रोनाउंसिएशन बड़ी टफ होती है, आपको फर्स्ट टाइम कोई बंदा मिल रहा है उसका नाम कैसे याद होगा, तो मैं उसको देता हूँ, मैं आपको प्यारा सा इंडियन नाम देता हूँ किसी को संजू दे दिया, कुछ दे दिया, और लोग भी खुश होते हैं तो फिर हाँ फिर वही, और वो इतना पॉपुलर हो गया पंजाब में, हर बंदा जानता है उसको, बोला। अच्छा। हाँ तो वो इंडिया आया था? हाँ मेरे घर पे रुका, तो उसको मैंने 1 मंथ पूरा घुमाया इंडिया, मैं मैक्लोडगंज ले गया था। कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? क्या वो मस्त था। एक्चुअली रशियन ना हिंदू हमारे रिलीजन को बड़े फॉलो करते हैं, हिंदुज़म बहुत है रशिया में, वो योगा बहुत करते हैं, तो उनके घर पे वो सदगुरु जी चलते रहते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर है ना, तो वो मेरे को बोला कि मैंने दलाई लामा जी को मिलना है मैक्लोडगंज में। मैंने बोला भाई उसको आप नहीं मिल सकते, वो बोला नहीं मेरे को तो मिलते, मैंने बोला वो बड़ा फेमस पर्सनैलिटी है वो नहीं माना, फिर उसको वहाँ पे एक रशियन मिली, तो उसने उसकी जो अकल थी टिकाने लगाई फिर वो समझ गया, मेरी बात उसने नहीं मानी। रशियन ने क्या समझाया उसे? उसको बोला भाई ये वो इतनी, उसको हर रोज 1000 लोग मेल करते हैं, हाँ वो बड़ी ऊपर लेवल की पर्सनैलिटी है, और उतने उसको मारना चाहती है 1-2 कंट्री, अब क्या ही नाम लेंगे। और साथ ही साथ आप भाई एक्सट्रीम कोल्ड जगह भी गए हो, जो अर्थ की सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट सिटी है, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? ये कौन सी जगह है? माइंड ब्लोइंग भाई। रशिया के अंदर साइबेरिया रीजन पड़ता है, और उसके अंदर साखा रिपब्लिक करके एक रिपब्लिक है,
तो उस रिपब्लिक के अंदर याकुत्स्क सिटी है। याकुत्स्क सिटी जो है वर्ल्ड की कोल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, वो उसकी कैपिटल सिटी है। फॉर एग्जांपल जो साका रिपब्लिक का साइज है वो भाई इंडिया से भी बड़ा है। अच्छा, वो इंडिया से भी बड़ी है लैंड में। हाँ, लैंड मास वो इंडिया से भी बड़ा है। अब आपके इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल नहीं 430 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, और वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 2.5 लोग रहते हैं। आप सोचो कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और -50 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर है वहाँ पे, मतलब ठंड के समय पे -50 -55। गर्मियों में कम होता है, बढ़ता है थोड़ा। गर्मियों में भी कितना गर्मियाँ 2-3 महीने की गर्मी है, 2 महीने और की फिर गर्मी भी है बस। कितना ही आ जाता होगा -50 से -20 आ जाता होगा, -15 आ जाता होगा। 10 डिग्री के आसपास ऐसा हो जाता होगा। तो आप सोचो कि मार्स के अंदर हम बोलते हैं कि भाई -65 डिग्री बोलते हैं एवरेज टेम्परेचर है, वहाँ पे -71 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है मून के अंदर बोलते हैं। तो इतना ठंडा है वो इलाका। अगर आप जैसे थोड़ी देर बाहर जाओगे ना, और अगर आपने प्रॉपर गियर नहीं पहने तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने भाई आपके ग्लव्स से उंगली निकल गई थोड़ी देर बाद आपके ना ये मतलब ऐसे दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज़बरदस्त दर्द होगा कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। आप एकदम ऐसे हाथ हिलाने लगोगे भाई क्या हो गया मेरे को, खून क्या हो जम गया? जाएगा पूरा, जल्दी मुझे आग में मेरा हाथ डाल दो ऐसा लगेगा आपको। और अगर आपने नहीं किया तो आपका नीला पड़ेगा, थोड़ी देर बाद फिर उसका एक ही इलाज है, हाथ काटना पड़ेगा भाई सीधा उसका। इस चक्कर में वहाँ पे दारू भी भाई प्रॉपर टाइमिंग के बाद नहीं मिलती, मतलब 6-7 बजे के बाद दारू नहीं मिलती वहाँ पे, क्योंकि अगर दारू मिलने लगी लोग पी पा के इधर उधर लेट पड़े गए हैं। और उसके चक्कर में कुछ खुला रह गया उनका शरीर का पार्ट, तो मर गए। आप थोड़ी देर बाद बाहर जाओगे, आईब्रोज के ऊपर तो आप देखो पूरी एकदम बर्फ़ जम जाती है यार। आपका सेब होता है ना, सेब, अगर आप कोई भी फल, सेब, केले, ऐसी चीज़ आप बाहर रख दो, वो थोड़ी देर बाद इतनी पत्थर हो जाएगी, वो एकदम हथौड़ी का काम कर सकती है, आप उससे खील ठोक सकते हो। तो वहाँ के लोग भाई क्या लाइफस्टाइल है? आप कितने दिन रुके वहाँ पर? मैं वहाँ पे करीब 7 दिन था, और वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल यार मतलब पूरी दुनिया से अलग जगह है। क्योंकि जब इतनी ठंडी जगह है, एक तो क्या है कि जो सरफेस लेवल से 1500 मीटर्स तक डीप तक वहाँ पे आइस है, वो आइस के ऊपर पूरी सिटी बनी हुई है। तो अब क्या होता है, जितने भी घर बनते हैं अगर आप डायरेक्ट आइस के ऊपर बना दोगे, अब घर में 24 घंटे हीटिंग चाहिए आपको, उसके बिना तो मर जाओगे आप। तो अब हीटिंग के लिए जब घर हीट होगा तो हीट की वजह से नीचे भी हीट जाएगी थोड़ी, और नीचे बर्फ़ है। अब बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगी ज़मीन। अनस्टेबल होगी ज़मीन तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो वो स्टिल्ट बना बना के उसके ऊपर वो घरों को बनाते हैं। वहाँ पे पुराने कुछ ऐसे घर हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा चौंक गया ये देख के। तो जब मैं घूम रहा था वहाँ पे मैंने गाड़ी में देखा है कि बंदे मतलब ऐसे भी घर थे जो ज़मीन पे बने हुए तो पूरे टेढ़े हो चुके थे। मैंने कहा यार ये जब इन्हें इतनी नॉलेज है, जब ऐसी जगह है तो इन्होंने ऐसे घर बनाए क्या, क्यों? तो फिर मेरे को पता लगा ये हुआ क्या था कि सोवियत यूनियन के टाइम पे जब यहाँ पे, अब आप ये सोचोगे यहाँ पे लोग रहते क्यों हैं, सबसे पहले आपको सवाल ये पूछना चाहिए। सही बात है कि अडैप्ट कैसे कर रहे हैं उसको, हाँ, रहना ही क्यों है ऐसे रहे? बियर्ड जगह पे? हाँ। है क्या कि वो नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के है वहाँ पे, ऑयल, गैस। वहाँ पे पूरे रशिया का सबसे ज़्यादा डायमंड वहीं से आता है। सारे ऑयल गैस के फील्ड्स वहीं पे हैं। तो जब वहाँ पे उस जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज मिले तो लोगों ने ना, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों को भेजना चालू किया। पहले तो वो लोग ना प्रिजनर लोगों को भेज देते थे, जो बंदा मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है उसको भेज दो, उनसे वो काम करवाते थे एक सजा के तौर पे भी। तो वहाँ पे अब जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोगों को भेजा उन्होंने कि भाई इतने सारे लोग आ गए वहाँ पे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएं, घर कहाँ से बनाएं। अब यहाँ उन्हें अब इतना स्टिल्ट बनाते रहेंगे, उस हिसाब से घर बनाते रहेंगे तो हो गया काम। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में ना लेक के ऊपर कुछ कुछ डाल के उसके ऊपर बना दिया, या बिना स्टिल्ट के बना दिया। तो वो पुराने घर जो है ना वो आज पूरे ढह गए। और सबसे मज़े की बात है, सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या कहूँगा, सबसे खतरनाक चीज़ ये है, उन घरों के अंदर क्या होता है कि बर्फ़ के ऐसे ना भाले से बने हुए होते हैं, जैसे पानी गिर गिर के एकदम बर्फ़ ऐसे जम गई है और ऐसे मतलब नुकीली हो रखी है। आप घर के नीचे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर गलती से ऐसा सर किया तो गले के पार ही हो जाएगी मेरे। और वहाँ पे लोग अंदर रह रहे हैं, बिना हीटिंग के रह रहे हैं। बिना हीटिंग के कैसे बिना रह हीटिंग पा के भी रहे रह रहे हैं, कंबल ओढ़ ओढ़ के रह रहे हैं, दारू पीते रहते हैं पूरे दिन कि कैसे सर्वाइव। वो मतलब आप क्या बोले, मतलब तो वो सजा तो है वो। एक तरीके से जो होमलेस लोग हो गए
ना वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गरीब लोग जिनके पास पैसे ही नहीं है। उधर कुछ काम करने को है, काम काम करते हैं लोग, हाउ डू दे मेक मनी, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हाँ, सर्वाइव कैसे करते हैं, नॉर्मल शॉप्स वगैरह भी हैं, और जो माइंस में काम करते हैं वो ज़्यादातर लोग वो हैं जो गैस फील्ड्स में, माइंस में, डायमंड की उसमें काम कर रहे हैं, तो वो लोग हैं। और अब छोटी मोटी इकोनॉमी डेवलप हो ही जाती है, जहाँ लोग रहने लगते हैं बैंक भी आ जाते हैं, फिर वो भी आ जाती है, दुकानें भी आ जाती हैं, ड्राइवरी भी हो जाती है। भाई आपने क्या करा 7 दिन वहाँ भाई? भाई मैं रोज़ निकलता था वहाँ पे, लाइक तो नई नई चीज़ें देखता था उनको, मतलब क्या लोगों लगा को आपको दिखाता था। सबसे स्ट्रेंज या सबसे यूनिक? सबसे एक सबसे यूनिक है पूरी और जितने भी तार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जितनी भी पाइपिंग होती है, अंडरग्राउंड पाइपिंग करते हैं हम नॉर्मल शहरों में, वो अंडरग्राउंड पाइपिंग नहीं करते क्योंकि नीचे तो बर्फ़ है भाई, तो वो सारी पाइपिंग ऊपर की साइड दिखाई देगी आपको। और एक ऐसी एक दिन मैं गया हुआ था, तो मैंने सोचा ना, एक बंदे से, मतलब एक लोकल बंदे से बात करी, मैंने कहा यार तेरा कोई जानने वाला है इधर, कोई जो इधर स्लम वगैरह में रहता हो, मेरे को पता करना है कि भाई अंदर में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब कैसे तुम, एक तो हमें पता है, एक होता है कि फर्स्ट हैंड बंदे से बात करो। तो मैंने कहा, कह रहा भाई मैंने बात कर ली है, कल अपन चलेंगे, हम उससे बात करेंगे कि क्या सीन है। ठीक है। अब अगले दिन सुबह सुबह पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे भाई, वो स्लम एरिया भाई, पूरा एकदम अपार्टमेंट सा था, टूटा फूटा सा अपार्टमेंट, वो उसके अंदर ना गेट भी बंद नहीं हो रहा था, तो सुबह सुबह लोग ना खिलाड़ी से वो बर्फ़ तोड़ देते कि गेट को थोड़ा, और रोज़ का काम है उनका, आज तोड़ेंगे कल फिर जम जाएगी, शाम तक फिर जम जाएगी। तो उन्होंने देखा हमें, और कुछ तो भाई वो लोग ना थोड़े से वैसे हो गए कि ये कौन आ गया, एक तो फॉरेनर देख लिया उन्होंने। तो वो बंदा ऐसे मेरे को पहले तो ऐसे देखने लगा, कहता कहीं नहीं, करो करो जो कर रहे हो करो, है ना, ऐसे करके। फिर उन्होंने किसी को पीछे से जाके बता दिया भाई कि कोई तो आया फॉरेनर हमारी बस्ती में और कुछ कुछ तो शूट कर रहा है वो। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ भाई। थोड़ी देर बाद भाई मैंने कहा, वो बंदा मेरे साथ था लोकल बंदा, वो गायब। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैं कहाँ फंसा के चला गया, मैं अपार्टमेंट के अंदर भाई मेरा पैर फिसल रहा है साला, पूरे वो बर्फ जमी हुई है। मैंने कहा भाई आवाज़ मारी मैंने, भाई कहाँ है, मैं वो देख रहा हूँ वहाँ तो भीड़ लगी हुई है भाई, वो बस्ती के लोग नहीं आ जाते ऐसे अपने जुग्गी वुग्गी के लोग, कौन आ गया, अरे कौन आ गया, क्या चक्कर है भैया, क्या कर रहे हो। तो अंदर बाहर निकला भाई, तो वो कहता है वो रशियन में बोलने लगी, एक बुढ़िया एकदम दारू पी हुई, एकदम पूरा मुंह महक रहा था उसका, क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये सब। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं, आपका बस जगह दिखा रहे हैं, आपकी कुछ नहीं है, बता रहे कैसे आप। तो वो इंग्लिश बोल रही थी? नहीं कुछ नहीं, मैं तो मतलब, अच्छा मैं वो तो कुछ बोल रहा है, अच्छा ट्रांसलेट, और उस बंदे को वो इंग्लिश आती थी, तो थोड़ी बहुत उसके थ्रू मैं बतवा रहा था उसको। अब भाई थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, कह रही मुझे कुछ नहीं पता, उसने भाई गाड़ी की फ़ोटो ली, कहीं तो भेज दी भाई पुलिस को, कॉल भी करने लगी पुलिस को। अब भाई मैं कह रहा यार ये साला इन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। तो अब हम लोग, हमने कहा कि चलो, उस समय हमने कहा चलो कुछ नहीं कर रहे, हम लोग ऐसे करके निकल गए वहाँ से। अब हम पूरे दिन ना वेट कर रहे थे कि भाई अब तो हमें पुलिस की कॉल आएगी, अभी या तो ये मेरे को बुलाएंगे, मेरे से पूछताछ करेंगे। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं यार, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई अब जो बंदा एक बार तो हो जाता है ना, मतलब अब अभी वॉर का टाइम चल रहा है, लैंड में हो आप, और प्लस वॉर का टाइम चल रहा है, यूक्रेन के साथ वॉर का टाइम चल रहा है, तो मतलब आपको नहीं पता वो आपको कैसे देख रहे हैं। तो हमने पूरे दिन इंतज़ार किया, थोड़ा भाई नर्वस भी थे पूरे दिन कि आज क्या होने वाला है, पता नहीं शाम तक, या तो मुझे लगता निकाल देंगे, पूरा बिठा के ग्रिल करेंगे, निकाल देंगे। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे छुट्टी का टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे क्रिसमस जो होती है, क्रिसमस की छुट्टी 7 जनवरी के आसपास कुछ क्रिसमस होता है उनका। अच्छा वो और 25 25 दिसंबर वाला नहीं मनाते, वो रशियन ऑर्थोडॉक्स में कुछ अलग उनका टाइम चल, तो हफ्ते भर की छुट्टी थी। तो उनने जब कॉल किया था ना, उन्हें कॉल उठाया नहीं था वहाँ पे, तो इस चक्कर में कुछ हुआ नहीं, और फिर हम लोग बच गए वहाँ पे, बच क्या गए, कुछ होता नहीं, मतलब बस वही होता, थोड़ा परेशान हो जाते। बट वहाँ पे आप अपना खाना वाना कैसे मैनेज करते हो, और रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे? वहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन भाई आप वहाँ का खाना नहीं खा सकते। वहाँ का खाना दुनिया का सबसे खतरनाक और यूनिक खाना है। क्या खाते हैं वो लोग? भाई मैं बाज़ार में गया, वहाँ पे रेंडियर का मांस मिल रहा था, भालू का मीट मिल रहा था भाई, बेयर का मीट कौन खाता है भाई, बेयर का मीट बिक रहा था वहाँ पे। घोड़े का मीट खाते हैं, जैसे हमारे चिकन विकन समझते हैं ना, घोड़ा खा लेते हैं ऐसे, और घोड़े का खून भी पी लेते हैं वो लोग। अच्छा, तो उनका खाना तो आप नहीं खा सकते। सही बात है। तो भाई मैं तो अपने साथ थोड़ा सा इंडियन फूड भी लेके गया था, और थोड़ा मैं फल फ्रूट और ये अंडे वंडे खा के मैं अपना काम चला लेता हूँ। और वहाँ होटल थे या B&Bs और ये सब? होटल भी होते हैं लेकिन कम है उतने, क्योंकि वो टूरिस्टिक जगह नहीं है, इट्स नॉट ए टूरिस्टिक प्लेस, तो बहुत कम होते हैं वहाँ पे। मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं आपको वहाँ पे 7 दिन में और भी किसी कंट्री का कोई और फॉरेनर या कोई और टूरिस्ट दिखे, मिले? टूरिस्ट नहीं मिल
चलते भाई वहाँ पे हमारे ऐसे ही कुछ पागल लोग होते हैं, वो पहुँच जाते हैं देखने के लिए। तो एक साउथ कोरिया का बंदा मिल गया था, मेरी तरह ही था व्लॉगर, तो व्लॉग कर रहा था, तो उससे बात हुई। उसके बाद फिर मैं सबसे यूनिक तो वो लाइक माइनस वो मैराथन वाला था। क्या था मैराथन वाला? मैराथन इज़ लाइक वहाँ पे आप सोचो कि नॉर्मल मैराथन लाइक 42 किलोमीटर की मैराथन होती है हमारी, भाई वहाँ पे बंदे -50 -55 डिग्री अपने उसमें फ़ोन में देखा, और वहाँ पे मैराथन ऑर्गेनाइज हुई थी, और मैराथन -55 डिग्री में लोग भाग रहे हैं 42 किलोमीटर तक। भाई उनका फेस, पूरे आईब्रोज, पूरे मुंह पे, ये मैंने दिखाया अपने व्लॉग में। तो प्रॉपर कपड़े आप देख पहन सकते के हो भाग उसके रहे हैं आगे। या फिर वही जैसे शॉर्ट्स वगैरह में ऐसे भाग रहे हैं? प्रॉपर नहीं, प्रॉपर gear में हो गए ना वो प्रॉपर तो। गियर, लाइक पूरा पैक्ड है भाई वो एकदम। लेकिन उनकी पूरी आंख सूज जाती है भाई 10-20 किलोमीटर के बाद, पूरा एकदम बर्फ जम जाती है पूरे मुंह पे, नाक वाक में। अब मतलब मैंने जो, अगर मुझे कोई बताता ना वो चीज़ कि ऐसा कुछ होता है, तो मैं बिलीव नहीं करता जब तक मैंने खुद की आंखों से नहीं देखा हो। अब व्लॉग में मैंने देखा भाई, मतलब देखना आप, उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चेहरा है उधर लोगों का हो रहा है। और लोग वैसे फ्रेंडली है अगर आप बात करो उनसे तो? रशियन लोग तो यार देखो हमारे इंडियंस के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। हमारे इंडियन और रशिया का आप जानते हो डिप्लोमेटिकली कितना पुराना नाता है, 1971 वॉर से लेके। करेक्ट। ठीक है, हमेशा उन लोगों ने हमें मतलब हमारा साथ दिया है। कश्मीर वाले मुद्दे में भी हमारे साथ ही रहते हैं वो लोग। तो एक जनरल एटीट्यूड तो इंडियंस के साथ अच्छा ही है, और वहाँ के लोगों का भी यार ठीक ही है, अच्छा ही है। लोग कंसीडर करो आप हमारा मूड ख़राब हो जाता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो, अब वहाँ इतनी ठंड में भी अगर वो आपसे ढंग से भी बात कर लेता है तो वो महात्मा ही हो गया वो। सही बात है, चिड़ नहीं कर रहा। चिड़ नहीं कर रहा, वही बहुत है वहाँ पे। आपने भाई इतनी कंट्रीज घूमी है, तो आपने कभी फील करा है इंडियंस को लेके अभी क्या इमेज है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी रील्स आ रही हैं, या जैसे हमारे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, वो बताते हैं कि भाई इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू इतनी नहीं है जितना आप पोर्ट्रे कर रहे हो। बहुत सारी जगह रोक लिया जाता है, बहुत सारी जगह चेक कर लिया जाता है, बहुत सारी जगह वीज़ा ऑन अराइवल पे भी वापस भेज दिया जाता है। तो आपने कभी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस फेस करा है कि आपको बीइंग एन इंडियन या ब्राउन स्किन की वजह से कभी अलग ट्रीट किया हो? जनरली मेरे साथ मैं बताऊं आपको तो मेरा एक्सपीरियंस इंडिया के बाद पॉजिटिव ही रहा है ज़्यादातर। वंस इन अ वाइल ऐसा थोड़ा सा जजमेंट वाला पार्ट लग सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब चीज़ों के पीछे ना कुछ लोग जिम्मेदार भी हैं। अगर आप देखो तो यार किस तरीके का, जो लोग ये बोलते हैं ना कि लाइक इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, वो सब मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये भी तो देखो कि कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं इंडिया के बाहर जाके। जब मैं खुद देखता हूँ, जैसे आप यूरोप में जाओगे, ईस्टर्न यूरोप कंट्री में, जैसे अल्बानिया वीज़ा फ्री हुआ, मैं अल्बानिया में था, तो मैंने देखा पूरा हॉस्टल लाइक अपने इंडियन से भरा हुआ था जो कि डोंकी मार के भागना चाह रहे थे वहाँ से। ठीक है, और दूसरा ये कि मतलब हमारी इतनी बड़ी कंट्री है यार, तो मतलब जजमेंट तो होगा ही, क्योंकि इतने लोगों में हर तरीके का आदमी निकलेगा इंडिया से। और रिसेंटली भाई टर्की में भी एक बंदा था इंडियन जो कि बदतमीजी कर रहा था। बिल्कुल, आप देखो कितनी गंदी तरीके से डिटेन भी किया गया, डिटेन भी किया, और करना भी चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए। ऐसे लोग, हमें पता है, हमें वो तो देखो गलत बात है, जजमेंट हर जगह गलत है कि अगर आप किसी को भी किसी नेशनलिटी या स्किन की वजह से जज कर रहे हो वो गलत है। लेकिन ऐसे लोगों को भी रोकना चाहिए। हमें इंडिया के अंदर ही इन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए जो बाहर जाके ये काम कर रहे हैं। एक लड़की थी ईरान में, मेरे को मिली, तो उसके साथ मैं थोड़ा बहुत घूमने गया था। तो एक अगले दिन उसने मैसेज किया कि यार मेरे को ना ऐसे एक इंडियन बंदे का भी मैसेज आया, एक और बंदे का, वो मेरे से मिलना चाह रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो तूने मेरे को क्यों मैसेज किया? तू मतलब मैं बताऊँ क्या तेरे को मिलना है कि नहीं मिलना? कह रही हाँ मेरे को ना जब प्रोफाइल लिख के बता दे। तो उसने प्रोफाइल भेजी, मैं समझ गया था इंडियन है। ज़्यादातर हम लोग मतलब थोड़ी ऑफ बीट कंट्रीज़ में व्लॉगर्स ही जाते हैं। करेक्ट। तो मैं उसके चैनल पे गया। अब वो बंदा पता है क्या कर रहा था यार, उसने लिखा हुआ था ऐसा कुछ, आई फेस्ड रेसिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, उसकी वीडियो पे क्लिक किया, क्या कर रहा था वो? लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ सिखा रहा है, अमेरिकन लड़कियों को, गोरी गोरी लड़कियों को, वो सब उनसे गालियाँ बतवा रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है। तो आप सोचो, मतलब ये, इससे हमारी इमेज ख़राब होती है ना। ऐसे लोगों को, मेरे हिसाब से इसका तरीका यही है कि ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करो, बॉयकॉट करो कि वो ऐसा कंटेंट डाल ही ना पाए। भाई ये तो आप सही कह रहे हो, लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बाहर आपको नाम से कोई नहीं जानता, आपकी कंट्री से ही लोग जानते हैं कि भाई एक इंडियन आया था, या मैं एक इंडियन बंदे से मिला था। कोई आपको नाम से नहीं पहचानेगा, और उनके लिए फिर 140-50 करोड़ लोग एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर जाता है कि इंडियंस तो ऐसे ही होंगे। भाई वैसे आप
इतनी कंट्रीज गए हो, सबसे ज्यादा सुंदर कंट्री कौन सी लगी आपको कि भाई लोग जाए वहाँ पे? मेरे को मॉन्टेनेग्रो बहुत सुंदर लगा, देखने के मामले में बहुत अच्छा लगा। रशिया भी एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। हाईली मुझे लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल रीजंस लोग मतलब थोड़ा रशिया जाने से डरते हैं, बट रशियन लोग बहुत अच्छे हैं। रशिया इतनी डाइवर्स है कि आपको यूरोप वाली ब्यूटी भी मिल जाएगी, एशियन ब्यूटी भी मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, लाइक सब कुछ है उसके अंदर। तो और हमारे लिए तो बहुत आसान भी है, तो हमें जाना चाहिए। इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे लोग? रशिया के अंदर कम लोग बोलते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तो वहाँ भी ट्रांसलेटर लेके काम बनता है? ट्रांसलेटर लेके गूगल ट्रांसलेटर बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो भाई 2-3 दिन एक ट्रक में मैंने व्यतीत किए थे रशिया के अंदर। रशिया के अंदर क्या हुआ था कि मैं ना, अब आपको हिचाइकिंग पता क्या होता है? हाँ, कि आप मदद ले लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मेरा वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस भी है। तो मैं हिचाइक कर रहा था एक जगह, ठीक है। तो एक सिटी थी क्रास्नोयार्स्क, वहाँ से मेरे को जाना था, नहीं एक सिटी थी इरकुत्स्क से मुझे क्रास्नोयार्स्क जाना था, लगभग 2000 किलोमीटर के करीब कुछ डिस्टेंस था। तो मैंने एक लिफ्ट ली। अब लिफ्ट लेना स्टार्ट किया तो एक बंदा पहला मिला, और पहला बंदा हर देखो, अब क्या होता है हिचाइकिंग का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग कैरेक्टर मिल रहे हैं। एक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आपको कौन इंसान मिलने वाला है सामने, और उसके साथ आपकी क्या बात होगी, उसकी क्या कहानी होगी। यही चीज़ इंटरेस्टिंग है हिचाइकिंग में, अनसर्टेनिटी। तो वो बंदा मिला, और वो ना प्रॉपर रिलीजियस बंदा था, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था। मैं ट्रांसलेटर के थ्रू उससे बात कर रहा था गाड़ी में बैठ के। तो ना ऐसे चलते चलते भाई मैं इतनी गाड़ियाँ तो मैंने ठुकती हुई देख ली। 150 से कम गाड़ी नहीं चलती रशिया के अंदर हाईवेज़ पे। तो भाई इतनी तेज़ गाड़ी चल रही है। अब अचानक से भाई उसके 3-4 बजे कुछ, और उसने ऐसे टाइम देखा, जेब से निकाली बाइबल, एक हाथ से स्टीयरिंग और एक हाथ से बाइबल पढ़ रहा है। हाँ, मैं कह रहा भाई मेरे को तो तू लग रहा है वहीं पहुंचाने के मूड में पूरा। हाँ, हमें आज जीसस से ही मिलेंगे। मैं भाई जीसस से ही मिलेंगे। बाइबल भी चालू कर दी भी हनुमान चालीसा। मेरा यीशु। मुझे लगा भाई मेरी अस्थि तो मुझे लग रहा है बैकाल में भाएंगे यहाँ है। तो भाई वो क्या नाम है, वो पढ़ रहा है, और मैं ना आधा मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, मैं क्या करूँ भाई, मैं हंस भी रहा हूँ और मेरे को डर भी लग रहा है, मैं क्या कर रहा है। अब वो उसको क्या बोलूँ मैं, चुपचाप रहा। मैंने चल चला ले, आज भगवान की मर्जी है, जैसा जिंदा बचेंगे तो बचेंगे। थोड़ी देर बाद अब हो गया, अब ये जो रीजन की बात आ रहा हूँ सिटी की, अब ये बात है साइबेरिया एरिया में, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड एरिया है, दुनिया के सबसे स्पार्सली, जैसे मैं बताया ना आपको, मतलब 150-150 किलोमीटर तक आपको ऐसा हो सकता है कुछ भी ना दिखाई दे सड़कों पे। जैसे हमारे यहाँ तो ढाबे दिख जाते हैं, है ना, कई चीज़ दिख जाती है हमें बहुत कम होता है कि बहुत खाली एरिया मिल जाए। अब एक जगह पे रात को मैंने देखा कि ऐसे ना टाइगर भी मैंने ऐसे क्रॉस करते देखा सड़क के बीच में से, फॉक्स क्रॉस करते देखी, क्योंकि प्रॉपर वाइल्ड एरिया है वो। रात के बज गए 8, अंधेरा एकदम, बहुत ठंड हो गई थी उस समय पे भाई। सामने से ना अंधेरा बिल्कुल हो गया, सामने से नहीं कि ट्रक खड़ा हुआ था किनारे, क्योंकि हमें तो गाड़ी भी नहीं दिख रही थी आसपास जाते हुए। एक ट्रक खड़ा हुआ था, इसकी वो पीछे से वो लाइट जल रही थी उसकी, तो उसने ना रोक ली वहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बंदे ने मतलब अनजान जगह पे ऐसे कैसे गाड़ी रोक ली यार, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हमारे यहाँ थोड़ा सा हम लोग डरते हैं कि यार अंधेरे में किसी के लिफ्ट ना दें, कुछ भी हो सकता है। भाई उसने गाड़ी रोक ली, और वो उतरा नीचे, और उसने उससे कुछ बात करी। उसने बोला भाई गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, गाड़ी ख़राब हो गई। अब मैंने कहा चलो 1-1.5 घंटे में सही हो जाएगा, चलेंगे। अब उसने उसकी हेल्प करनी स्टार्ट करी। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि भाई हेल्प कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ काबिले तारीफ़ चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि बिना हेल्प के काम नहीं चल सकता। अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो कल को कोई बंदा ऐसे ही खड़ा खड़ा मर जाएगा वहाँ पे। वो तो कहो कि गर्मी का समय था, ठंड के समय तो वो अकेला अगर फंस जाए और गाड़ी ना आए रात को तो क्या होगा। तो 1-1.5 घंटे उसने उसकी मदद करी, मैं खड़ा रहा वहाँ पे। अब उसने उससे कुछ तो बात करी मुझे दिखा के, ऐसे ऐसे करके, ये बंदा है ना, ये ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा, नहीं मेरे बारे में बात चल रही है। ऐसे मैंने ट्रांसलेटर ऑन किया थोड़ा सा, मैंने कहा लगाया हुआ है ऑडियो ऑन करके, सुनूं तो सही क्या बात चल रही है, मेरे को कुछ सही बात है। हाँ, कभी मेरी फील्डिंग सेट मेरे को ही निपटाने के चक्कर में हो है ना, इसे जीसस से मिलना है। मैंने तो ट्राई कर लिया बाइबल पढ़ के, अब आगे तू देख लियो। तो फिर भाई मैंने उससे बात करी, तो उसने उससे बात करी। थोड़ी देर बाद उससे कहता है कि अब तू ना आगे के रास्ते पे इसके साथ चला जा। अब मैं भाई वो अनजान बंदा, अब सोचो वहाँ पे दूसरी गाड़ी कोई नहीं, मैं कैब नहीं कर सकता, गाड़ी बस कुछ नहीं कर सकता, जंगल के बीच में हूँ मैं। और वो बंदा जिसके साथ जाने की बात कर रहा है ना, वो मेरे को ऑलरेडी घूर रहा है ऐसे।
पता नहीं जज कर रहा है क्या कर रहा है। मैंने कहा, चलो कोई ऑप्शन नहीं है, तो गाड़ी के अंदर बैठ गया मैं। अब उसने ना थोड़े से ऐसे, मैंने उससे ना थोड़ा सोचा कि उससे थोड़ी सी ना वो करता हूँ, बातें करता हूँ। मैंने बोला भाई आपका नाम क्या है, वो ये उसकी रशियन वशियन में ऐसे, तो उसने नाम बोला। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, उसने ऊपर से ऐसे लाइट बंद कर दी। बात मत मेरे कर को ना मुझसे। सुननी भैया, मेरे को नहीं सुननी जो क्या बोल रहा है, मेरे को गाड़ी चलाने दे चुपचाप। अब मैं उसके रहमो करम पे हूँ भाई, सीधी बात है, रात का समय है, कुछ नहीं कर सकता मैं। थोड़ी देर बाद बंदा आगे गया और गाड़ी रोक ली, कहता है अब मैं ना 3 घंटे सोऊंगा। अब वो बंदा सो रहा है और मैं ऐसे फ़ोन देख रहा हूँ कि ये साला कब उठेगा, कब गाड़ी चलेगी, कब मैं पहुँचूंगा, क्या होगा, कहाँ उतारेगा, मुझे ही नहीं पता। थोड़ी देर बाद भाई वो बंदा उठा, 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी चलाई और मुश्किल से 20 किलोमीटर आगे गया होगा। अब कहता है अब भाई मैं यहाँ से मोड़ रहा हूँ, तू अपना देख ले। भाई उसने उतार दिया मुझे। अब जहाँ पे मैं हूँ भाई, वहाँ पे साइबेरियन बेयर्स 600-600 किलो के बड़े बड़े भालू ऐसे ही दिखते रहते हैं वहाँ पे आपके। मैंने खुद अपनी आंखों से टाइगर देखा है, और वहाँ पे उसने जंगल के किनारे मुझे उतार दिया। कह रहा है कि अब तू देख ले कुछ। मैंने उससे 1-2 बार रिक्वेस्ट करी कि भाई पैसे ले ले मेरे को। वहाँ कहता है कि नहीं, मेरे को तो भाई मेरा कंसाइनमेंट है, मेरे पीछे माल पड़ा हुआ है, मेरे को तो माल इधर जाना है, तो मैं तेरे को तो नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। अब मैं उतर गया वहाँ पे। अब मेरे ये डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से पीछे से ही कोई आके मेरे को ना दबोच ले पकड़ के, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। रात का टाइम है, 2:30 बज चुके हैं रात के। इक्का दुक्का गाड़ी आती दिखाई दी। मैंने सोचा अब ऑप्शन क्या आएगा बंदे पे, चलो किसी और से मदद मांगते हैं भाई। अब ये सब चीज़ें मैं एडवेंचर के लिए कर रहा था, मुझे नहीं पता इतना तगड़ा एडवेंचर हो जाएगा मेरे साथ। मैंने ऐसे ऐसे करके 1-2 गाड़ियों को रोकने की कोशिश करी, वो रुके ना। फिर मैंने सोचा ये नहीं रुकने वाले, एक तो रात का टाइम, मैं फॉरेनर शक्ल से दिख रहा हूँ, बाहर का हूँ, नहीं रुक रहे। फिर मैंने फ़ोन में देखा कितना दूर है भाई, क्या नाम है, नेक्स्ट कोई बस स्टॉप है कुछ पास में, कुछ तो होगा। 10 किलोमीटर दूर कुछ बस स्टॉप दिखाई दिया। मैंने लगाए भाई किशोर कुमार के गाने, मैंने कहा जय माता दी, और चलो पैदल चला 10 किलोमीटर पैदल चलने चलने का। और अच्छी मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मुझे तो 3:30 पौने 4 का आसपास टाइम हुआ, रोशनी होनी स्टार्ट हो गई वहाँ भाई। लेकिन वो एक इतना स्केरी एक्सपीरियंस था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मतलब एक ये स्टोरी वो होती है भाई कि जब आपके साथ हो रही होती है ना, तब आप डलते हो, कई इमोशंस आते हैं आपके अंदर, लेकिन जब पूरी हो जाती है ना, पीछे मुड़ के देखते हो तो एक यादगार हो जाती है। सही बात है भाई। आप तो फिर भी 10 किलोमीटर चल दिए, कोई बंदा होता वो कहता मुझे ले चल तू साथ वापस अपने, कह रहा हूँ जहाँ कंसाइनमेंट दे रहा है वहीं उतार दे। वही उतार दे। मैं तो जिंदगी मौत का सवाल था भाई, तो मैंने अब हाँ, आप लोगों ने बात सही कही कि ऐसा भी सोचना चाहिए था। नहीं चला भाई मेरा दिमाग, अब शायद इसलिए भी क्योंकि वो बंदा फ्रेंडली नहीं था। हाँ, जब पहले क्वेश्चन के बाद ही लाइट बंद कर दी। हाँ, शायद उसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा था, तो इस चक्कर में भी मैंने नहीं पूछा होगा उससे। वो म्यूजिक सुनते हैं वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स? भाई सुनते, म्यूजिक के बिना काम नहीं चलता। कैसा म्यूजिक प्ले कर रहे थे वो ट्रक में? भाई एक ट्रक ड्राइवर था, इस ट्रक ड्राइवर के साथ लिफ्ट ली बंदे के साथ, ऐसा फंसा मैं उससे। मैंने एक बार मैं गया ऐसे ही पेट्रोल पंप के पास, मैंने खड़ा हुआ था ट्रक, मैंने पूछा भाई मेरे को जाना है इधर, तू चलेगा क्या? उन्होंने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या उसको आया, वो नीचे उतर के आया और फिर कहता है कि कहाँ जाना है तेरे को? मैंने कहा यहाँ जाना है। कहता चल, कह रहा मेरे को 40 किलोमीटर पीछे जाना है, उसके बाद फिर मैं तेरे साथ चलूँगा। तो मैंने कहा, कह रहा डायरेक्ट वहाँ जाऊँगा। मैंने कहा चल। अब मुझे लगा 40 किलोमीटर 1-2 घंटे की बात है। वहाँ पीछे गया बंदा, वहाँ जाके भाई उसको कहता है मेरे को माल लोड करना है। तो मैंने कहा माल लोड 2 घंटे 3 घंटे? भाई पूरा ना 24 घंटे ट्रक वहाँ खड़ा रहा। अरे और भाई वो 24 घंटे ऐसी जगह पे, वो सिटी के बाहर वो ट्रक खड़ा हुआ है और मैं बैठा हूँ। अगर पास्ता खाएगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा। अब उसको भी मन लगा रहा है, उसको मन भी, अब उसको भी एक बंदा मिल गया भाई, मैं तो अकेला इतना दूर जाऊंगा, ये बंदा मिल गया भाई, तू आ जा लपेटे में। फिर उसने भाई बिठाया, लेकिन अच्छा भी बंदा था यार, मजाक की बात अलग है, बहुत बढ़िया बंदा था। उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे उसका बच्चा होता है, जैसे उसका जैसे चाचा भतीजा वाला होता है ना सिस्टम में, अंकल है आपका, ऐसे ट्रीट कर रहा था यार वो भाई। वो बंदा, उसने देखा मेरे हाथ में ना लाइक कि मैं ड्राई फ्रूट लेके चलता हूँ, थोड़े खाता रहता हूँ, तो उसने देखा वो ख़त्म हो गए। तो नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे वो रुका, उसने वो चीज़ मेरे लिए लिया है। 1-2 बार फिर मेरे को ना शक हुआ, ज़्यादा मेहरबान हो रहा है गुरु, क्या चक्कर है? फिर मैंने क्या पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो मैंने कहा भाई कहीं और कहीं और ही ही। बात।
साला शौकीन तो नहीं है कुछ और लेने ही का, इरादा। पहले दे रहा है फिर लेगा। भाई पूछना भी जरूरी था। मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो तो अगली जगह पे मैं उसको कुछ बहाना मार के उतर जाऊंगा। तो उसने कहा भाई मेरी 2 बेटियां हैं यार। मैंने कहा, फिर मेरे को समझ आया बंदा अच्छा है, वाकई में अच्छा है। फिर दिखाया उसने कि मैं मिलिट्री में रहा था। पूरे रास्ते गाना सुनते भाई, उस बंदे के अंदर इतनी पेशेंस की, मतलब ट्रांसलेटर ढंग से काम नहीं कर रहा, बार बार बोल रहा है, बार बार कह रहा है कि ये तुम्हारा अपना घर समझो। फिर मैंने कहा भाई सोएगा कहाँ पे? मैं कहाँ सोऊंगा, पीछे एक ही बेड दिखाई दे रहा है। तो अगले बार बार वो ख्याल ही आ रहा है। बार बार वो ख्याल, मैंने कंफर्म करूँ भैया कुछ हो सकता है। फिर तो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू पीछे सोइए मैं आगे सोऊंगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो बंदा वाकई में बहुत बढ़िया था भाई। उसके बाद उसने मेरे को, मतलब मैं उसके साथ लगभग 2.5 दिन उसके ट्रक में रहा, ट्रक में सोया उसके साथ। मतलब उसका ट्रक खराब हुआ तो सब कुछ, मतलब इतना एक पूरा एक्सपीरियंस था यार वो। भाई अलग एक्सपीरियंस ले रहे हो यार आप ट्रक ड्राइवर्स के साथ यार। हाँ बताओ यार, ऐसे वो- देश में वो यहाँ पे बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था लेकिन यार। ये रशिया में ही हो सकता है, कोई इंडियन ट्रक ड्राइवर के साथ लेके दिखा दे ये एक्सपीरियंस ही। नहीं हो पाएगा, नहीं हो उसे पाएगा भाई। उल्टी ले आके बेकार हो जाएगा वो बस आदमी। एक चीज की ऐसे गारंटी है, चलाएगा। गाने तगड़े मिलेंगे, उसके अलावा कोई गारंटी नहीं। कहा आए हो मेरी जिंदगी। जीता था जिस अच्छा वो गेम भी तो आ गया आजकल, वो जो ट्रक सिमुलेटर वाला, वो जो इंडियन वो पहाड़ी से भाई भी वो कूदा बस था बस भाई भी वो। चलाते हैं, बस चला के कहीं पहुंचा रहे होते हैं, ये सही। और ऊपर भी पब्लिक बैठी हो और अंदर भी बैठी हो। भाई बड़े एंटरटेनिंग है भाई वो। देखता क्या गेम बनाया भाई, एकदम इंडिया वाली फील।